जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सेशन चल रहा है, वो एक्चुअली सेशन क्या है कि आप लोगों ने मृदा के प्रकार के बारे में बात कर लिया, मृदा के बारे में बात कर लिया। तो आज हम लोगों को देखना है कि मृदा के टाइप्स के बारे में देखना है और वो मृदा कहाँ पाई जाती है। तो भारत में अनेक प्रकार का जो उच्चावच है, भू आकृति है और साथ में जो जलवायु तथा वनस्पति जो पाई जाती है उसके हिसाब से क्या होता है, जो मृदा का वर्गीकरण होता है। मैं किस इसका बात कर रहा हूँ, जो हमारा उच्चावच है, जो हमारी भूमि की आकृति है और जलवायु जो है और वनस्पति जो पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे देश में जो मृदाएं हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली मृदा के बारे में। तो पहला जो आज का सेशन जो चलेगा वो जलोढ़ मृदा के बारे चलेगा। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और ये भारत में सबसे ज्यादातर इसी मृदा का विस्तार है और यही मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देखकर एक अच्छा खासा नॉलेज ले पाओ आपके भूगोल क्लास 10 के बारे में। फिर मैं सीरियसली क्लास 10 की जितने भी आर्ट्स है मैं सारे खत्म कर दूंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आप देख सकते हो कि आज हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो बेसिकली जलोढ़ मृदा है क्या? तो जलोढ़ मृदा दो वर्ड से बना है, एक जल और दूसरा ओढ़। एक जल और दूसरा ओढ़। तो जल माने पता है कि पानी होता है, जल माने पानी होता है और पानी के साथ जो मिट्टी बह के आ जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और आप देखोगे कि ये जो जल के साथ जो मिट्टी बह के आएगी, बेसिकली ये नदियों के साइड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि नदी के साथ बहुत सारे जो मिट्टियां होती है वो बह के आ जाती है और इससे ही क्या होता है कि जलोढ़ मृदा का निक्षेप होता है। तो बेसिकली इसका जो निक्षेप होता है वो किससे होती है? नदियों से होती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जलोढ़ मृदा जो है वो यह क्या है कि जो उत्तर का जो मैदान है, हम लोग बात कर रहे हैं भारत का जो उत्तर का मैदान है, यानी कि अब देखोगे तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड के नीचे वाला जो एरिया होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये आप देखोगे कि जो उत्तर का मैदान विस्तृत रूप से फैला, उत्तर के साइड में यह मैदान विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मुख्य क्या है, ये उत्तर के मैदान में सबसे जो विस्तारित जो क्षेत्र आप देख रहे हो वो किसका है? यही जलोढ़ मृदा का है। और आप देखोगे कि इसकी जो मुख्य सहायक नदियां जिससे इसका निक्षेप हुआ है, तो वो सारी नदियां लगभग वो हिमालय से निकलती हुई नदियां हैं, क्योंकि हिमालय ऊपर के साइड से नीचे आते क्या होता है, ढलान जो होता है वो तेजी से बढ़ते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन मिट्टी का निक्षेप होता है। तो ये इनकी जो मुख्य सहायक नदियां होती है, जितनी भी हिम नदियां होती हैं, जैसे आप देखोगे कि सिंधु, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं नदियों के निक्षेप से क्या बना है, इन्हीं नदियों के निक्षेप से क्या बना है, जलोढ़ मिट्टी बनी है। अब बोलोगे सर निक्षेप से कैसे बनता है? तो मान लिया जाए कि ये हमारी हिमालय है, तो यहां से नदी बहना स्टार्ट हुई, तो जैसे नदी बहना हुई तो पहाड़ के साथ साथ ये बहते हुए कैसे आ गया, नीचे आया। तो जैसे ही पहाड़ के साथ ये बहते हुए नीचे आता है तो यहाँ पे जितनी भी तरह के आप मिट्टियां होती हैं, सिल्ट पाए जाता है, जितने भी तरह के बालू पाए जाते हैं, वो भी पानी के साथ बहना स्टार्ट होता है और बहते बहते क्या होता है, धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। तो जहां पे ये समुद्र जब ये बहना स्टार्ट होता है तो आके कहीं ना कहीं इस मिट्टी को छोड़ देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर छोड़ देता है, आगे बढ़ता है। तो जहां जहां मिट्टी को छोड़ा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग निक्षेप बोलते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी का जो निक्षेप हुआ है वो बेसिकली हम लोग किस पे बात करेंगे, वो निक्षेप आप देखोगे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का निक्षेप से एक विस्तारित जो उत्तर का मैदान आप देखोगे वो है। साथ में क्या हुआ है कि इसका एक सकरा गलियारा जो है, मैं किसका बात कर रहा हूं, इसी का एक छोटा सा गलियारा जो है वो राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। उत्तर का मैदान का साइड तो फैला ही हुआ है, साथ में राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। अगर मैं पूर्वी साइड में बात करूं, किसका मैं बात कर रहा हूं, पूर्वी तट में बात करूं, तो पूर्वी तट का जो मैदान है वहां पे भी इसका निक्षेप हुआ है और वहां पे इसका निक्षेप करने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, महानदी में ज्यादातर इसका हुआ है, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां होती हैं इनके सहायक से भी क्या हो गया है कि जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। फिर अब जब आगे देखोगे तो ये जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा, इसमें आप बहुत तरह के देखोगे कि इसमें बहुत तरह की चीजें पाई जाती है। तो बेसिकली मैं जैसे बात करूंगा तो जैसे इसमें रेत पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें,
आप देखोगे इसमें रेत पाया जाता है, इसमें सिल्ट पाया जाता है, इसमें मृतिका पाई जाती है। और इनका जो अनुपात होता है वो अलग, ऐसा नहीं कि एक अनुपात का होता है, इनका ये जो रेत का, सिल्ट का और मृतिका का जो अनुपात होता है वो अलग अलग होती है। आप जब देखोगे तो ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक मिट्टी को जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, और दूसरा जो मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक को क्या बोलते हैं बांगर और दूसरे को क्या बोलते हैं खादर। तो भाई बांगर क्या और खादर क्या है, तो जितने भी जलोढ़ मिट्टी, जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं, यानी कि जिनका निक्षेप बहुत पहले हो चुका होगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बांगर। और ऐसा मिट्टी जिनका निक्षेप अभी अभी हुआ होगा, जस्ट कुछ दिन पहले हुआ, जो नया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। तो अब क्या क्या, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर, और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। और इसमें जान लीजिएगा कि जो खादर मृदा होता है, जो खादर मृदा होता है वो बांगर की तुलना में ज्यादा महीन होती है। क्या होती है, ज्यादा महीन होती है। देखो खादर, खादर यानी खुदरा, बांगर माने सापटा होता है। तो जो ज्यादा खुदरा, इसे याद रखना कि बांगर मृदा जो होता है वो, जो बांगर मृदा, जो खादर मृदा होता है वो बांगर की तुलना में क्या होता है, वो ज्यादा महीन होता है। अब आप जब देखोगे तो जो जलोढ़ मृदा होता है इसमें बहुत से तरह के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पोषक तत्वों में जैसे देखोगे पोटास हो गया, अब जैसे देखोगे फास्फोरस हो गया, और इसमें चूना भी मिला होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि सर इसमें उपज क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं, आपने तो बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया। अब इसमें बताइए कि इसमें क्या उगा सकते हैं। तो जब भी मैं उपज की बात करूं तो इसमें हम लोग गन्ना उगा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग चावल उगा सकते हैं, इसमें हम लोग गेहूं उगा सकते हैं, और साथ साथ में दलहन की जो खेती है इसमें हम लोग पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। तो इनकी जो उर्वरकता देखोगे बहुत ज्यादा होगी। सब उत्तर प्रदेश चल जाओगे, यूपी चल जाओगे, है ना, चल जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन और गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उस वाले रीजन पे क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी भारी मात्रा में पाई जाती है। साथ में देखोगे कि जहां पे अब ज्यादा किस्म की उपजा होगी, जहां पे अनेक तरह के हम लोग फसल उगा सकते हैं, वहां पे बेसिकली क्या होता है कि वहां पे ज्यादा आपको जनसंख्या दिखेगा। तो जहां पे उत्तर का जो मैदान, जो रीजन वहां है, जहां पे उत्तर का मैदानी जो वाला भाग है, उस रीजन पे आप देखोगे कि वहां पे आपको क्या मिलेगा कि वहां पे जनसंख्या जो है दोस्तों, क्या मिलेगा, जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। और फिर आप देखोगे कि अब देखो कुछ तो लॉस भी होता है ना। अब मान लो कि जहां पे नमी नहीं हुआ, जहां पे सूखा वाला जमीन है, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि वहां की जो सूखी हुआ क्षेत्र का जो मृदा है वो अधिक क्या मिलेगा, आपको क्षारीय मिलेगा। तो जब हमको वहां पे खेती करना पड़ेगा तो उसी अनुपात में फिर हमको जो कृत्रिम जो हमारे होते हैं डीएपी यूरिया जो होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका खेती कर सकते हैं। आप फिर देखोगे कि सिंचाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सिंचाई करके क्या कर सकते हैं, इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। सिंचाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल कि, तो आप देखोगे कि जो जलोढ़ मृदा होती है, क्या किसका मैं बात कर रहा हूं, जो जलोढ़ मृदा होती है ना, तो आप देखोगे कि जो जलोढ़ मृदा होता है उत्तर का जो मैदानी वाला जो भाग है उसमें ज्यादातर पाया जाता है। इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, हिमालय से निकलने वाली जो सहायक नदियां होती है जिनके निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, वो कौन सी नदियां, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से क्या हुआ है, ये जो उत्तर का मैदान है वो विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आप देखोगे कि इसी का एक सकरा जो बोल सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आपको कहां को देखने को मिलेगा, राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें पूर्वी तट में बात करूं कि जो पूर्व साइड का जो रीजन है, जो पूर्वी तट का जो मैदान है, वहां पे भी आपको ये दिखने को मिल जाएगा। और कैसा वाला मिल जाएगा, ये जो आपको मिल जाएगा, जो जानते हो सुंदरवन का डेल्टा, तो वो भी एक जलोढ़ मिट्टी का ही निक्षेप है। तो आप देखोगे कि वहां पे आपको कौन सी नदियां इनकी होती है, ज्यादातर ये महानदी जो होती है इसका निक्षेप करती है। साथ में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदी होती है एक प्रबल भूमिका निभाती है या पूरब का मैदान बनाने के लिए। फिर आप देखोगे कि ये जो मृदा होती है बेसिकली ये विभिन्न अनुपातों के वस्तुओं से बोल सकते हैं, या विभिन्न अनुपातों से पदार्थों से बने होते हैं। तो ये पदार्थ क्या होते हैं, सिल्ट होते हैं, रेत होते हैं, सिल्ट होते हैं, मृतिका होती है। तो इनका विभिन्न अनुपात से मिलकर ही क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आप फिर देखोगे कि ये जो मृदा होती है, जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है, ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक को बांगर बोलते हैं तो और एक को दूसरा को क्या बोलते हैं, खादर। तो जो बांगर मृदा होती है वो पुराने जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, और जो खादर होती है उसको क्या बोलते हैं, नए जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर हम लोग बोलते हैं। फिर आप जब देखोगे तो जो खादर मृदा होती है वो बांगर की तुलना में क्या होता है, ज्यादा महीन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो बांगर मृदा होती है वो खादर की तुलना में ज्यादा
ज्यादा क्या होता है, वो खादक की तुलना में बांगर जो होता है वो ज्यादा महीन होता है। फिर आप देखोगे कि इस मृदा में बहुत तरह के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो वो पोषक तत्व है क्या भाई, तो इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और इसमें चूना भी पाया जाता है, जिससे आप क्या देखोगे जलोढ़ मृदा में अच्छी खासा एक पोषक तत्व मिल जाएगा। और उन्हीं पोषक तत्वों के कारण क्या देखोगे, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया और बहुत तरह के दलहन का खेती इसमें होता है। और जब इतना कुछ सारा कुछ इसमें अच्छा से जब खेती होता है तो फिर इसी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने को देखने को मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है कि जब अच्छे ढंग से बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है कि सूखा अगर अधिक हो जाता है तो मृदा जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। तब किसानों को उसको उदासीन करने के लिए उसमें लवण मिलाया जाता है। तो उसका मात्रा नाप के आप लवण मिला सकते हो और सिंचाई कर सकते हो। इसमें अगर हमको ज्यादा पैदावार चाहिए तो सिंचाई का जो तरीका है उसको हम लोग ज्यादा विकसित कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अभी हम लोग जलोढ़ मिट्टी देख लिया। अब जब काली मिट्टी का मैं बात करूं तो काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी यानी कि आप समझ रहे हो काली मृदा यानी कि इसका रंग काला होगा। तो जो काली मृदा होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग काला होता है। और काला होने के साथ साथ क्या होता है, जब ये काला होता है इसको तो काली मिट्टी बोलते ही हैं, साथ में इसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखो ये जो मिट्टी होती है इसमें जो कपास की खेती सबसे अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो जब इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। आप पूरे यूट्यूब पे छाट के देख लो, आपको ये वाला पॉइंट कभी कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो मैं क्या बता कि इसकी रंग काला, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और इसे साथ में क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, काली कपास मृदा भी इसको कहा जाता है। अब देखोगे कि ये काली कपास मृदा जो बनता है तो इसमें सबसे बेसिकली सहायक क्या होता है, तो इसमें जलवायु और जो जनक सेल होता है। अब भाई जनक सेल क्या होता है, तो जो लावा से ही क्या बनता है, जनक सेल बनता है। लावा से क्या बनता है दोस्तों, जनक सेल बनता है। तो जो जलवायु होता है और जो जनक सेल होता है यही मिलकर क्या करता है, रेगर मृदा यानी कि जो काली मृदा होता है उसका क्या करता है, विकास करता है। समझने वाली बात है कि आप जब देखोगे कि लावा विस्फोट जब होता है यानी कि जब क्या बोल सकते हो उसको, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, तो जैसे कि मान लो कि कोई एक पहाड़ है, ये इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। तो जब ये ज्वालामुखी का यहाँ पे विस्फोट होता है तो इस वाले आसपास के जो रीजन यहाँ पे लावा बहना शुरू हो जाएगा और ये लावा बह बह के क्या हो जाएगा, आगे तक जाएगा। तो जब तक ये ज्वालामुखी शांत नहीं होता है, ये ज्वाला क्या, इसका लावा जो क्या होगा वो बहता जाएगा। जो आग का जो क्या बोल सकते हैं, जो आग होगा, जो पिघला हुआ द्रव जिसमें आग लगी होगी, तो वो क्या होगा, वो बहना शुरू हो जाएगा। तो जब बहेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कहीं पे जाके तो स्टोरेज होगा ना, कहीं पे जाके इकट्ठा होगा। तो मान लो इस वाले रीजन पे इकट्ठा हुआ और जब जलवायु परिवर्तन होते गया, कभी ठंडा होते गया, तो जब पूरी तरह से जब ठंडा हो जाता है तो फिर ये मृदा का निर्माण होता है। यानी कि बेसिकली जो हम लोग राख बोलते हैं ना, घर में मम्मी लोग जो चूल्हा यूज करते हैं, चूल्हा करने के बाद जो क्या बोल सकते हैं, जो कोयला का जो अवशेष होता है, राख हम लोग यहाँ बानी बोलते हैं, राख जो होता है, तो वही वाला एक सेम प्रोसेस आप समझ लो कि वो राख होता है। तो ये जो मिट्टी होती है, जलवायु और जनक सेल जिसको हम लोग लावा से जो जनक सेल बनता है, तो उसी से मृदा का विकास हुआ है। अब देखोगे ये जो मृदा होती है कहाँ पाया जाता है, तो जो दक्कन का जो पठार है जिसको हम लोग बेसाल्ट क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, जो दक्कन का जो पठार, जो बेसाल्ट क्षेत्र का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है। मैं कौन सा बात कर रहा हूँ, गौर करना कि जो दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार का जो बेसाल्ट वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग में है वहां पे पाया जाता है। अब मैं बात करूं वो जो ये दक्कन का पठार वाला मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो दक्कन के पठार में बहुत से ऐसे राज्य होते हैं, वहां पे भी पाया जाता है। तो वो राज्य देख लो कौन सा है। आप देखोगे महाराष्ट्र है, आप क्या देखोगे, सौराष्ट्र है, ये मालवा है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ का जो पठार होता है वहां पे भी क्या होता है, ये जो काली मिट्टी होती है ये पाई जाती है। मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर भी ये मिट्टी जो होती है पाई जाती है। दोस्तों मैं अभी बताता हूं कि मेरे जैसा कंटेंट कोई यूट्यूबर नहीं दे पाएगा। तो जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको और 100% नंबर ले पाओ। दोस्तों तो आप देख सकते हो ये जो मृदा होती है ये क्या होती है, बहुत महीन होती है। कैसी होती है ये, बहुत महीन होती है। तो जब ये ज्यादा महीन होती है ना, जब ये ज्यादा महीन हो जाती है तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो नमी को रखने की जो क्षमता होती है, नमी कितना देर तक रह पाएगी, तो बाकी मिट्टी से इसमें जो नमी होता है वो ज्यादा देर तक रहता है। यानी कि नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी यानी रेगर मिट्टी में ज्यादा होती है या काली कपास मिट्टी में ज्यादा होती है। फिर आप जब देखोगे तो ये जो मिट्टी होता है
ये जो मिट्टी होता है इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं भाई, जिससे जिससे कपास की अच्छी खेती हो जाती है। तो आप देखोगे इस मिट्टी में आपको कैल्शियम मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, इसमें मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको, इसमें पोटेशियम मिल जाएगा, और साथ साथ में आप इसमें आपको क्या मिलेगा? चूना भी मिलता है दोस्तों, चूना भी पाया जाता है। लेकिन आपको इसमें फास्फोरस भी मिलेगा, लेकिन जो फास्फोरस मिलेगा ना दोस्तों, ये बहुत कम मात्रा मिलेगा। फास्फोरस जो होगा, इसका जो मात्रा होगा वो बाकी जो पोषक तत्व है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इसके मुकाबले जो हमारा जो फास्फोरस है उसकी मात्रा बहुत कम मिलेगी। अब देखोगे कि इतने सारे फायदा होने के साथ कभी कभी कुछ ज्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तनशील, वो परिवर्तन होती रहती है। तो देखोगे कि जब ज्यादा गर्म होगा या ज्यादा शुष्क मौसम होगा, क्या ज्यादा गर्म होगा या ज्यादा शुष्क मौसम होगा, यानी कि गर्म होने के साथ साथ वातावरण पूरा हीटेड रहेगा, तो फिर ये मिट्टी क्या होती है? फट जाती है। क्या होती है? मिट्टी फट जाती है, इसको दरार बोलते हैं ना। जैसे कि एक भाग ये मिट्टी है, ये पूरा एक मिट्टी था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बीच में दरार आ गया, बीच में फट गया, उसी को क्या बोलते हैं? दरार, है ना। या रिश्तों में दरार की बात नहीं कर रहा हूं, या मिट्टी में दरार। तो जब ये दरार आ जाती है, जब ये दरार आती है तो दरार क्या होता है? बहुत गहरा होता है। आप ऐसे झांक के देखोगे ना तो लगता है कि पाताल लोक चल जाओगे, है ना, वो दिखेगा। तो वो जो गहरा दरार दिखाई पड़ता है, तो वो जो नुकसान क्या होगा कि वहां पे गर्मी के मौसम में दरार आ गया। लेकिन साइंटिफिक रीजन से देखोगे उसमें एक फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है कि जब वो ज्यादा गहरा दरार हो जाता है तो उसमें क्या होती है? जो वायु होती है ना, वो अच्छे तरह से घुस जाती है। अब बताओ, वायु घुसने से भी फायदा होता है। क्या होता है? वहां पे वायु जो होता है अच्छी तरह से घुस जाती है, और वो अच्छी तरह से वायु के साथ मिल जाती है, और पैदावार में भी बहुत अच्छा तरह का ये करता है। आप देखोगे कि आप जब पढ़ोगे आगे जाके तो देखोगे कि ऑक्सीजन की भी कमी से बहुत तरह का रोग होता है फसल वगैरह में। ऐसे मानव के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी हो, तो फसल के लिए भी जो ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। फिर आप देखोगे कि जब ज्यादा वर्षा हो जाएगी, अभी हम लोगों ने क्या देखा? अगर ज्यादा गर्म होगा तो मिट्टी फट जाएगा, और फटने से क्या होगा कि उसमें दरार हो जाएगा। दरार होने से क्या होगा? उसमें जो आप देखोगे उसमें ऑक्सीजन यानी कि जो वायु होता है, ऑक्सीजन नहीं वायु अच्छे से मिल जाएगी, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट देगा। और साथ साथ में अगर ज्यादा अगर मान लो कि पानी आ गया सर, तो क्या होगा? अगर ये ज्यादा गीला हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये चिपचिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में चिपकने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? आपस में चिपकने लगेगा, ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा? जो किसान होगा उनको जोतने में, खेत को तो जुताई करना पड़ता है ना, तो खेत को जोतने में बहुत दिक्कत होगा, खेत को जोतने में बहुत दिक्कत होगा। तो उसको जब जुताई करना पड़ेगा सर, तो कब करेगा भाई? तो उसको जुताई करने के लिए जब मानसून शुरू होती है, जब बरसात का जब महीना आता है, तो बरसात का जो पहला बारिश होता है ना, तो उसी समय से खेत को जोतना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ज्यादा जब बारिश हो जाएगी फिर तो खेत जोत नहीं पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए फिर क्या करता है कि जब मानसून स्टार्ट होता है, तो मानसून जब स्टार्ट हो गया, तो उसी समय से क्या होता है? कपास की जो खेत होती है वो जोतना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि जो कपास की खेती अच्छे से हो पाए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, अब काली मिट्टी के बाद हम लोग बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी। क्या बात कर रहा हूं? लाल और पीली मिट्टी। जैसा लाल और पीली से आपको समझ में आ रहा है कि या तो ये मिट्टी लाल होगा या तो पीला होगा। तो लाल कैसे होता है या पीला कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो लाल और पीला जो मिट्टी होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्कन का जो दक्कन का पठार है, और वो पठार का जो पूर्वी दक्षिणी हिस्सा जो है, किसमें बात कर रहा हूँ? जो दक्कन का जो पठार है, उस पठार का जो पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्सा है, वहां पर ये पाया जाता है। और ये किस चट्टान पे पाया जाता है? तो ये जो रवेदार जो अग्नि चट्टान होता है, अगर उन पे कम वर्षा होती है तो उन्हीं भागों पे क्या होता है? ये लाल मिट्टी पाई जाती है। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि ये जो दक्कन का जो पठार का जो पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, किसका मैं बात कर रहा हूं? पूर्वी दक्षिणी जो हिस्सा होता है, वहां पे जो रवेदार जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो अगर वे रवेदार चट्टानों में अगर कम वर्षा होती है, तो फिर क्या होता है कि लाल और पीली मिट्टी का क्या होता है? विकास होता है। अगर मैं बात करूं कि लाल और पीली मिट्टी का निक्षेप कौन सा नदी तंत्र करती है, तो जो ये मध्य गंगा का जो मैदान है, मैं बात कर रहा हूं मध्य गंगा का जो दक्षिणी छोर है, जो मध्य गंगा का जो दक्षिणी छोर है, और जो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी है उस पर ये पाई जाती है। तो मध्य गंगा का मैं दक्षिणी छोर पे बात कर रहा हूं, और जो पश्चिमी घाट जो हम लोग का है, जो पाकिस्तान के साइड का जो रीजन है, वहां पर का जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी से पता चल रहा है कि इसका रंग लाल होता है, तो इसका मिट्टी का रंग लाल होता है। और लाल क्यों होता है? कि जो रवेदार जो अग्नि चट्टान है और जो रूपांतरित चट्टान है, इसमें क्या होता है? लोह का मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अब इसका रंग जब लाल
लाल है तो सर पीला मिट्टी क्यों बोले? तो देखो इसका रंग पीला भी होता है। पीला कब होता है? जब इसमें जल योजन की क्रिया होती है, यानी कि जब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जब पानी जमा हो जाएगा तो फिर इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो जल योजन के प्रोसेस में क्या होता है, इसका रंग क्या हो जाता है? पीला होता है। तो जो लाल मिट्टी, लाल और पीला मृदा होता है, ये दक्कन का जो पठार का जो पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्सा होता है, वहां पे जो रवेदार जो चट्टानें होती है, अगर वहां पे कम वर्षा अगर हो गया तो फिर वो चट्टानें क्या हो जाएगी? लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी, लाल या पीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो क्षेत्र होता है, ये मध्य गंगा का जो मैदान है उसका जो दक्षिणी छोर है और जो पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी वाला रीजन है, वहां पे ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, लाल और जो पीली मिट्टी है। और फिर साथ देखोगे इसका रंग लाल क्यों होता है? लाल होने का रीजन क्या है? जो रवेदार और अग्नि जो रवेदार अग्नि चट्टान और जो रूपांतरित चट्टान है, उसमें क्या होता है कि लोहा का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और सर ये इसका जो रंग पीला कब होगा? तो पीला तब होगा जब इसमें जल योजन की क्रिया होती है, तब इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ वन मृदा का, यानी कि वन क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है मैं उसका बात करता हूँ। तो ये मृदा जो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वन क्षेत्र का मृदा हमेशा पहाड़ वाला रीजन जो होता है वहां पे, तो वन क्षेत्र का जो मृदा होता है वो कहां पे पाया जाता है? वो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और जहां पे ये ज्यादातर किस किस वाले रीजन पे पाया जाता है? जहां पे ज्यादा वन उपलब्ध होगा, वर्षा वन उपलब्ध होगा। वर्षा वन उपलब्ध मतलब जैसे मेघालय मासीराम, जहां पे बारिश होती रहेगी। अब ऐसा नहीं कि वन है, पहाड़ है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे मृदा अपरदन होगा कहाँ? जब मृदा अपरदन होगा ही नहीं, जब मृदा ऊपर से बह के नीचे आएगा नहीं, तो फिर तो वन क्षेत्र का तो मृदा बनेगा ही नहीं। तो जहां पे ज्यादा वर्षा होगी उन्हीं वाले रीजन पे आपको वन क्षेत्र की मृदा देखने को मिलेगा। तो ये जो मृदा होती है आमतौर पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे वाले रीजन पे? जहां पे वर्षा वन उपलब्ध होता है, यहाँ पे जहां पे ज्यादा वर्षा होती है उसी वाले रीजन पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण के साथ, टेम्परेचर के साथ, जलवायु के साथ क्या होता है, जो वन क्षेत्र का जो मृदा होता है उसका गठन क्या होता है, उसका जो रूप रंग क्या होता है वो बदलते रहता है। आप देखोगे कि ये बदलते रहता है। ये जो नदी, आप जब देखोगे कि नदी घाटी में जो ये मृदा होती है, यानी कि जहां पे नदी बह रही होगी उस वाले क्षेत्र में जो ये मृदा होता है, ये दोमट मृदा, यानी कोई जलोढ़ मृदा इसको मैं बात करूं, दोमट मृदा और सिल्टदार होता है। यानी सिल्टदार मतलब इसमें बहुत तरह के आपको बालू पत्थर मिल जाएंगे टुकड़े टुकड़े में। और देखना, जब भी नदी बह रही है, मान लो कि नदी आपकी बहना जहां से स्टार्ट होगी, मान लो कि यहां से आपकी नदी बह रही है, तो यहाँ पे इसका कण क्या होगा? मोटा होगा। और धीरे धीरे क्या होगा? जैसे वो घिसता जाएगा, घिसे जाएगा, तो नीचे जाते क्या होगा? पतला हो जाएगा। तो क्या होता है, जो नदी घाटी जो क्षेत्र होता है वहां पे दोमट मिट्टी या सिल्टदार होता है। और ऊपर का जो ढाल होता है, तो ऊपरी ढाल पे देखोगे कि इसका जो कण होता है, जो इस मृदा का जो कण होता है वो बहुत मोटा होता है, और धीरे धीरे क्या होता है? ये छोटा होता चला जाता है। और साथ में देखोगे कि इसमें जो अब भाई ये ज्यादातर किस किस वाले रीजन पे पाया जाएगा? तो अब देखोगे कि ये जो हिमालय के जो हिमच्छाद नदियां होती हैं, जहां से हिमालय से जो नदियां बहती हुई आई हैं, तो उन नदियों के क्षेत्र में जो मृदाओं का जो अपरदन होता है, वहीं पे आप जो जितनी भी नदियां जो हिमालय से बहती हुई आई हैं, जहां पे ज्यादातर जहां पे बर्फ पिघल पिघल के बह रहा है, या फिर जहां पे ज्यादा पे बर्फबारी हो रहा है, तो उन्हीं क्षेत्रों पे ये मृदा आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। और ये जो मृदा होती है भाई कैसी होती है? तो ये मृदा जो होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, अधिक सिल्सिलिक होती है, ज्यादा ये एसिडिक होती है। और साथ में क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा एकदम ना के बराबर पाई जाती है। और इसका जो निक्षेप होता है वो नदी घाटी का जो निचला क्षेत्र होता है, वहां पे जहां पे दोमट मिट्टी, मान लेते हैं कि ऐसे बहका यार यहाँ पे आपकी दोमट मिट्टी मिल गई, तो दोमट मिट्टी के जो साइड में, सबसे साइड में जो मिट्टी आपको दिखेगा, क्योंकि इसका तो कण मोटा होता है, तो फिर वही वाले क्षेत्रों में ये जो वन क्षेत्र की मृदा आपको पाई जाएगी। तो वन क्षेत्र की जो मृदा होती है वो आमतौर पर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप देखोगे कि जहां पे ज्यादा वन होगा, वहां जहां पे वर्षावन वाला क्षेत्र होगा, वहां पे मिट्टी पाया जाएगा। साथ में जो मिट्टी होता है ये पर्यावरण के साथ अपना गठन चेंज करती है, पर्यावरण के हिसाब से इसका बदलाव होता है वो आपको दिखेगा। ये जो मिट्टी होती है इसमें ज्यादातर दोमट मिट्टी और सिल्टदार मिट्टी पाया जाता है। आप देखोगे कि जब ये ऊपर का जो ढलान होता है जहां से निकलेगी वहां पे मोटी होती है, धीरे धीरे क्या होता है, इसका आकार घटता जाता है। अब फिर देखोगे जो हिमालय की जो हिमच्छादित नदियां होती हैं, जो क्षेत्र होता है, वहां पे नदियों के अपरदन से क्या होता है, यहाँ पे इसका मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो अधिकतर क्या होता है, ये एसिडिक होता है, इसमें अम्ल का मात्रा ज्यादा पाया जाता है, और इसीलिए इसमें क्या होता है, ह्यूमियस नहीं पाया जाता है, जो एक जीवाणु, एक तरह का जो बैक्टीरिया है, जिसके कारण से क्या होता है कि फसलों का उत्पादन ज्यादा अच्छे तरह से हो पाता है, तो वो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये कहाँ पे निक्षेप इसका होता है? तो जो नदी घाटी का जो निचला एरिया होता है, वहीं पे जो सोपन्स होते हैं, वहीं पे इसका क्या होता है, निक्षेप होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर से इसके आगे में भी और बताना है भी, जो 2 बच गए हैं वो।
अब हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की। तो लेटराइट मृदा है क्या? तो लेटराइट मृदा यानी कि इसका मतलब ईंट होता है। बोलोगे सर ईंट कैसा होता है? तो लेटराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का जो शब्द का जो लेटर है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईंट होता है। तो अब देखोगे कि लेटराइट माने क्या हो गया? ईंट। अब जैसे मैं ईंट का बात करता हूं तो ईंट को बनाने के लिए क्या होता है? उसको पहले ईंटा का जो फार्मा होता है उसमें ढालने के बाद उसको ज्यादा हीट देना पड़ता है। तो इसमें ये जो मिट्टी बनता है वो ज्यादा हीट वाले क्षेत्रों में बनता है, जहां पे अधिक तापमान पाया जाता है। उन्हीं क्षेत्रों पे ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? जहां पे अधिक तापमान पाया जाता है वहां पे ये मिट्टी पाया जाता है। अब और साथ में सर अधिक तापमान होने के साथ अगर ज्यादा वर्षा होगी तो भी नहीं तो होगा। तो ये कैसे किन क्षेत्रों पे? जहां पे अधिक तापमान है और जहां पे कम वर्षा पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों पे आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। और लेटराइट जो मिट्टी होता है ये अम्ल प्रवृत्ति की होती है। कैसे? ये अम्ल प्रवृत्ति की होती है, यानी कि इसमें अब वैज्ञानिक तरह से कृषि करना पड़ेगा, जाके लैब में पता करना पड़ेगा कितना मात्रा में हमको क्या डालना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, साथ में बहुत गहरी भी होती है, यानी कि अन्य मिट्टी के मुकाबले इसमें ज्यादा दूरी तक आपको क्या मिल जाएगा? जब गड्ढा खोदोगे तो ज्यादा अंदर तक आपको क्या मिल जाएगा? लेटराइट मिट्टी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि देखो बारिश हो नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही, उसके साथ ज्यादा टेम्परेचर आपको मिल गया, तो फिर इसमें क्या होता है कि आप देखोगे इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये जो मिट्टी होगा ये आपको दक्षिणी जो प्रांत का जितने भी राज्य होगा वहां पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो दक्षिणी राज्य और साथ में महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों पे भी आपको ये देखने को मिलता है। कुछ भाग ऐसा भी है ना, कुछ भाग ऐसा भी है जहां पे जैसे उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है उसमें आप देखो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? ये मिट्टी देखने को मिलेगा। साथ में मिट्टी जो होता है ये पर्णपाती और जो सदाबहार जो वन होता है, जहां पे आपको ऐसा मिट्टी जहां पे आपको लाइफ टाइम हमेशा हरियाली देखने को मिलेगा, तो उन वनों पे भी ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आप देखोगे कि इसमें जो ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक टेम्परेचर और कम, जब वर्षा कम हो रही है और टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो ह्यूमस का मात्रा तो ऐसे भी ऑब्वियसली खत्म हो जाता है, तो ह्यूमस की मात्रा इसमें क्या होता है? कम पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं जब ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और इसमें ज्यादा वर्षा नहीं, ज्यादा हीटेड नहीं है, तो इसमें आपको घास देखने को नहीं मिलेगा। जब इसमें घास देखने को नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं इसमें मृदा का निम्नीकरण होता है। तो बस अब क्या करता है कि मृदा का संरक्षण का एक अच्छा सा उपाय करके या विधि लगा के हम लोग क्या करते हैं? इसमें खेती करते हैं। तो आप देखोगे कि लेटराइट मिट्टी में जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु होता है, तो ये लोग मृदा संरक्षण का अच्छा सा विधि लगा के क्या करता है? चाय और कॉफी उगाता है। क्या उगाता है? चाय और कॉफी उगाता है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, कहां पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में आप देखोगे कि काजू का भी जो फसल होता है वो अच्छे ढंग से होता है, तो वहां पे भी ये मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में आप अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेटराइट मिट्टी जो होता है पूछ देता है क्वेश्चन कि लेटराइट शब्द कहां से है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। और यह जो मिट्टी होता है ये अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जब इसमें अधिक तापमान और कम वर्षा पाया जाता है तो इसमें ह्यूमस की मात्रा, जो बैक्टीरिया होती है जिससे फसल अच्छा से उत्पादन होता है, वो क्या होता है? पूरी तरह से घट जाता है। साथ में ये देखोगे कि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये अधिकतर जो दक्षिणी जो प्रांत इलाका है, जो दक्षिणी राज्य है, वहां पे महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल का जो कुछ भाग है वहां पे मिलेगा। साथ में आप देखोगे कुछ उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है वहां पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी होता है खास करके जहां पे पर्णपाती वन होता है और जहां पे सदाबहार वन होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब जब इसमें ह्यूमस की मात्रा है नहीं, साथ में यहाँ पे मिट्टी ज्यादा अधिक तापमान के कारण क्या होता है? आपको घास देखने को नहीं मिलेगा। तो जब घास देखने को नहीं मिलता है तो क्या होता है कि यहाँ पे मृदा के संरक्षण का एक उचित विधि लगाकर क्या करता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आप देखोगे कि चाय और कॉफी उगाया जाता है। साथ में आप देखोगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो कुछ राज्य होता है वहां पे काजू की फसल उगाई जाती है, तो वहां पे भी ये मिट्टी ज्यादा उपयोगी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मृदाओं के टॉपिक में आज का जो लास्ट टॉपिक है मरुस्थलीय मृदा। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि मरुस्थलीय यानी कि ऐसा क्षेत्र जो मरुस्थल वाला क्षेत्र जहाँ पे किसी तरह का कोई कृषि वगैरह नहीं होता, लेकिन इस मिट्टी में भी कृषि की जा सकती है। तो आपको पता चलेगा आगे वाले टाइम पे। तो जितने भी लोग, अभी तक मैं बोलूँ जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब कर दिया। और बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए। तो आप देखोगे कि यह जो मृदा होता है ये लाल रंग का होता है या भूरा रंग का होता है। मैं क्या बात करूँ, लाल मिट्टी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
ये मरुस्थलीय मिट्टी का बात करो, और मरुस्थलीय भी मिट्टी कैसी होती है, लाल या भूरे रंग की होती है। ये जो मृदा होती है ज्यादा रेतीली होती है और ये लवणी होती है। लवणी मतलब इसमें नमक का मात्रा पाया जाता है, समुद्र का पानी लवण युक्त होता है तो इसमें लवण का मात्रा यानी कि नमक का मात्रा आपको पाया जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जो वहां का जो झील होता है, जहां पे पानी स्टोरेज करने का जो जगह होता है, वो उस पानी को क्या करता है, वाष्पित, जो आपका वेपोराइजेशन का क्रिया है, जो वाष्पीकरण का जो क्रिया है, वो करके वहां पे क्या करता है, वो लोग नमक बना लेता है और नमक का उपयोग करता है। अब देखना कि ये जो मिट्टी होती है ये किस वाले रीजन पे पाया जाएगा, तो जहां पे आप देखोगे कि शुष्क जलवायु होगा और उच्च तापमान जहां पे होगा, तो तापमान होगा वहीं पे क्या मिलेगा, ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। इस मिट्टी में देखो जब ज्यादा आपको टेम्परेचर जहां पे मिलेगा तो वहां पे जो ह्यूमस की मात्रा कम दिखाई मिलेगी और साथ में यहाँ पे नमी क्या होता है, कम होता है। जब यहाँ पे नमी कम होगा और ह्यूमस की मात्रा कम होता है, देखो बेसिकली नमी जब यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो सतह है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम का मात्रा जब नमी कम हो जाता है तो कैल्शियम का मात्रा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बढ़ने के कारण नीचे पे क्या होता है कि चूने का जो कंकड़ होता है, जैसे हम लोग इधर चूने का कंकड़ मैं बात करो, चूने का पत्थर, आप इधर आसपास के रीजन में देखोगे तो आपको पत्थर मिलेगा, लेकिन वहां पे चूना का क्या मिलेगा, कंकड़ मिलता है, जिसके कारण वहां पे क्या करना, खेती करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो जिन क्षेत्रों में अगर कृषि करना है ऐसे मरुस्थलीय मृदा वाले क्षेत्रों में, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे सिंचाई का एक अच्छा तरीका यूज करके, किसका मैं बात कर रहा हूं, सिंचाई का एक अच्छा तरीका लगा के भी क्या कर सकते हैं, वहां पे खेती की जा सकती है। सिंचाई का एक अच्छा तरीका लगा के कृषि योग्य भूमि बना के कृषि कर सकती है, और ये करके दिखाया है, आप देखोगे जो पश्चिमी राजस्थान है उसने करके दिखाया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो आई होप, मेरे को लग रहा है कि मैंने जो आज मृदा के टॉपिक पे जितने भी आज बनाया है, बहुत लेंदी हो गया वीडियो, ऐसे में 20 मिनट का वीडियो बनाता, लेकिन ज्यादा लंबा हो गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दे और कमेंट पे ये बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं चाहूंगा कि आप आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव है, उनको भी ये वीडियो जरूर सेंड करें, ताकि जो बच्चे 10 क्लास की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छा नंबर लाना है, वो वीडियो देख के भूगोल में इंटरेस्ट ला के और वो अच्छे से पढ़ सके। मैं इसके बाद फिर हिस्ट्री का क्लासेस लूंगा, सब में लूंगा, बट मेरे को सपोर्ट करें तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।